यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 13 जनवरी 2026 को एक नया नियम लागू हुआ और इस नियम के लागू होने के बाद सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक, सियासी गलियारों से लेकर सड़क तक एक संग्राम मच गया, बवाल मच गया। अब इस बवाल के पीछे की वजह क्या है, ये विवाद क्या है, इस चर्चा में आज इसी को जानेंगे। हमारे साथ हमारे चेयरमैन अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं। सर, यूजीसी के मुद्दे पर जो संग्राम मचा है, आप उसको अपने जरिए से कैसे देखते हैं? ये मुझे लगता है कि अगर इतना कहा जाता कि किसी भी छात्र के साथ कैंपस में असमानता नहीं होगी, भेदभाव नहीं होगा, और अगर होगा तो उसके निस्तारण के लिए, उसके समाधान के लिए एक समिति वहाँ मौजूद रहेगी। जैसे अभी इन्होंने जो समिति बनाई ना, उसी बना देते और उसकी एक प्रक्रिया घोषित कर देते। कहीं कोई विरोध नहीं होता, किसी को आपत्ति नहीं होती। एक असमानता को खत्म करने के लिए हम उससे बड़ी दूसरी असमानता को पैदा नहीं कर सकते, और अगर ऐसा करेंगे तो हम अपने समय के साथ जब हमारी समीक्षा इतिहास करेगा तो वो कहेगा कि हमने राष्ट्र का नुकसान किया, हमने एक पीढ़ियों का नुकसान किया। एक असमानता को दूर करने के लिए बड़ी असमानता कैसे लाके खड़ी कर देंगे? जैसे मूल विषय क्या है कि एससी, एसटी, ओबीसी, और इसमें भी एक बुनियादी चीज, पता नहीं कितने लोगों को इसका स्मरण है। जब यूजीसी ने अपने ये नए नियमों का एक ड्राफ्ट जारी किया था 2025 में, फरवरी में, अगर मैं सही याद कर रहा हूँ, वो जारी किया था कि उस पर पब्लिक डोमेन में चर्चा हो जाए। सामान्यतः नियमों के लिए पहले ड्राफ्ट जारी होते ताकि जनता उनको देख ले, उन पर चर्चा कर ले, कुछ कहना सुनना हो तो कह सुन। उस ड्राफ्ट में एससी और एसटी का ही उल्लेख था, ओबीसी का उल्लेख नहीं था। जी हाँ, कतई नहीं था। उस ड्राफ्ट में इस बात का उल्लेख था कि अगर शिकायत झूठी पाई गई तो झूठी शिकायत करने वाले को दंड मिलेगा, और फिर दंड के प्रावधान थे। जब ये ड्राफ्ट नियम बनकर आया तो उसमें बड़ी आश्चर्यजनक ढंग से ओबीसी जोड़ दिया गया और दंड वाला विधान डिलीट कर दिया गया। तो हंगामा होने था। जैसे गांव में पहले क्या होता था, गांव में या अर्ध शहरी इलाकों में एक लोक जीवन का छेपक है, मेरे दिमाग में आ रहा है कि एक सुंदर सी बिटिया किसी की दिखा दी, लड़के वाले आए देखने और शादी दूसरे से कर दी है। दिखाई सावित्री और शादी शकुंतला से कर दी। बाद में पता लगा तो संग्राम हो रहा है, बोले दिखाई तो शकुंतला थी, शादी सावित्री से कर दी। जब मूल ड्राफ्ट में ओबीसी नहीं था तो क्यों आया? और फिर जब आप एससी, एसटी, ओबीसी ले ही आए तो ये सब हटाइए, इतना क्यों टाइप करें? एक लाइन में कर दीजिए, हर छात्र को समान रूप से देखा जाएगा, बात ही खत्म हो जाती। ये इंटेंशन का खेल है, मंशा का खेल है जिसको। और एक चीज और जानिए, विश्वविद्यालय हम लोग पढ़े हैं यूनिवर्सिटीज में। देश का एक जो जर्नलिज्म का सबसे बड़ा संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, वहाँ मैं पढ़ने आया। उसके बगल में ही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। रात में 1-1, 2-2 बजे तक शास्त्रार्थ होता था, बहस होती थी, मुबाहिसे होते थे, तर्क होते थे, संवाद होता था, तनाव भी होता था। कई बार इतना तनाव हो जाता था कि 5-5 चाय का दौर चल जाता था। लेकिन वो संवाद खत्म हुआ तो फिर सब हिल मिल गए। क्या हम यूनिवर्सिटीज को ऐसा बनाना चाहते हैं कि जिसमें हर एक छात्र दूसरे छात्र से, हर एक छात्र दूसरी छात्रा से, हर छात्रा दूसरे छात्र से सहमा डरा सशंकित घूमता रहे, कोई किसी से बात भी ना करे, कोई ये भी ना पूछे कहो भाई साजिद कैसे हो, साजिद मृत्युंजय से ना पूछे कि कैसे हो मृत्युंजय, बोले पता नहीं रिपोर्ट करा देगा तब, और सब मिलके इनसे तो कतई नहीं पूछे, क्या बोले ये तो भाई रिपोर्ट ही कर देंगी। ऐसी यूनिवर्सिटी से क्या फायदा होगा? यूनिवर्सिटियां तो विचारोत्तेजक बहसों की गवाह रही हैं। भारत का राजनीतिक नेतृत्व तो विश्वविद्यालयों से निकला है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, उसकी परंपरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी को देख लीजिए,
अरुण जेटली से लेकर विजय गोयल तक एक लंबी परंपरा है जो लोग राजनीति में आगे गए, तभी ना गए। ऐसे इस माहौल में जो नियम यूजीसी ने बना दिए, किसी भी हायर एजुकेशन के संस्थान में चुनाव कैसे होगा? चुनाव में तो जम के उत्तेजक वातावरण पैदा होता है, कई बार हीटेड वो भी एक्सचेंज भी होता है, माहौल गर्मा जाता है, नारे भी लगते हैं, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अब कोई इसको समानता कमेटी में दे आएगा तब कहेगा साहब इन्होंने कहा कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में, क्या? तो फिर क्या नारा लगाए? यूजीसी जिंदाबाद? नहीं ना। आपको विश्वविद्यालयों को भय, संत्रास और अविश्वास का इंजेक्शन लगाना चाहते हैं क्या? भाई साहब, दो विश्वविद्यालय है, तिहाड़ जेल थोड़ी ना है कि वहां आदमी डरा सहमा एक अपनी कोठरी में बैठा है। हम इसीलिए बच्चों को यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं। दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज को देख लीजिए, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे जो संस्थान हैं, विश्व के बड़े संस्थान, वहां देखिए बौद्धिक विमर्श कितना है। उन्होंने ट्रंप की नहीं मानी। ट्रंप ने कहा कि हमको इसकी चाबी दो, उन्होंने कहा आपसे क्या मतलब, आप राष्ट्रपति रहिए लेकिन इधर नहीं आइएगा, कहा ना। उन्होंने कहा ये ग्लोबल एसेट है, ये आपकी मनमर्जी की भेंट नहीं चढ़ सकता। क्या हम भारत में ऐसा नहीं कर सकते? ये जात पात, ये राजनीति चुनावों के लिए रखिए, विश्वविद्यालयों को इनसे छोड़ दीजिए। जी सर, आपने शुरुआत में एक बात कही कि हम एक असमानता को खत्म करने के लिए दूसरी असमानता के भाव को नहीं पैदा कर सकते। एक तरफ नारे लगाए जाते हैं रैलियों में कि बटोगे तो कटोगे, और इस तरीके के नारों के बाद ये संदेश देने की कोशिश की जाती है कि आप एक रहिए, एकता का भाव रखिए, और इस तरीके के कानून वही बात है कि कहीं ना कहीं समाज को फिर से बांटने की कोशिश लगातार करते रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अगर 80% आबादी मनसः वाचा कर्मणा, मन कर्म और वचन से एकजुट है तो देश मजबूत है। बड़ी प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ, इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से मत देखिएगा, क्योंकि मेरे कहने से कबूतर खरगोश नहीं हो जाएगा और खरगोश कबूतर नहीं हो जाएगा, कबूतर कबूतर ही रहेगा, खरगोश खरगोश ही रहेगा, राइट। और अगर 80% आबादी एकजुट नहीं है क्या, तो भारत मजबूत नहीं हो सकता। लिख लीजिए, 80% आबादी अगर 80 खानों में बटी है तो ये बंटवारा भारत का है, जातियों का नहीं। बात अच्छी लगे तो अच्छी, और खराब लगे तो और अच्छी, लेकिन सच्ची बात यही है कि हिंदुओं में विभाजन भारत को कमजोर करेगा, ये जानिए, क्योंकि 80% तो हिंदू है। जैसे मुस्लिम देशों में या मुस्लिम बहुलता वाले राष्ट्रों में मुस्लिमों में जो फिरकों के डिवीजन हैं वो उस राष्ट्र को कमजोर करते हैं, बड़ी सीधी बात है। इसलिए मैं कहता हूं, और कम से कम ये कोशिश यूनिवर्सिटीज के जरिए तो मत करिए, उनके कंधों पर रख के बंदूक मत चलाइए। आप हम कहां चांद पर पहुंच रहे हैं, बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, एआई का जमाना है, और हम कहां ढकेल रहे हैं? काची, कोरी, कुर्मी, वामन, ठाकुर, बनिया, ये यूनिवर्सिटीज में, ये नेताओं के लिए रखिए ये विषय। यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इसको क्यों डाल रहे हो भाई? लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। सर, जैसे सत्ता पक्ष या विपक्ष के जो भी जनरल कैटेगरी के नेता हैं वो इसके ऊपर खुल के कोई अभी तक ऐसे बयान नहीं दे रहे हैं, जबकि जो SC ST या OBC वर्ग उनके जो नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो बिल्कुल खुल के अपनी जो कास्ट के या अपने लोग हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। तो जनरल कैटेगरी के जो नेता हैं वो क्यों? यही दोहरा चरित्र है। मैं इसमें मायावती जी को अप्रिशिएट करूंगा, उन्होंने सीधी लाइन ली बिना किंतु परंतु की। ठीक बात है, वो जिस वर्ग को रिप्रेजेंट करती हैं उस वर्ग के लिए वो खड़ी हो गई, अच्छी बात है, होना चाहिए। मुश्किल है कि जिस वर्ग के वोट से आप विधानसभा, लोकसभा, स्थानीय निकाय, पंचायत कहीं भी पहुंचते हैं या नेता बनते हैं,
जिस वर्ग के कंधे पर बैठकर आप उस वर्ग के लिए बोलने का साहस नहीं रखते, तो आप क्या करेंगे? समाज को सोचना चाहिए कि नेता किसी लायक हैं कि नहीं है हमारे। चंद्रशेखर इससे बेहतर है। सीधी लाइन तो ली। मेढ़ पर खड़े हुए लोग अच्छे नहीं लगते मुझे। या तो इधर की बात करो या उधर की बात करो, इधर भी झांक रहे हो उधर भी झांक रहे, गोल गोल घुमा रहे हो। जलेबी बनाने का कार्यक्रम थोड़ी ना है। देश की जितनी बड़ी पार्टियां हैं उन सबको इस मुद्दे पर अपनी राय देनी चाहिए थी, आधिकारिक राय, कि वो क्या समझ रही हैं इन नियमों से। सुविधा की राजनीति कर रहे हैं। लगेगा हाँ ऐसा बोलने से लाभ हो जाएगा तो बोलेंगे, वरना ठंड वैसे ही है, रजाई मुंह तक खींच के सो जाएंगे। नहीं, अरे युगांडा और गाजा में कुछ होता है तो आप बोलने आ जाते हो। यहां बवाल हो रहा है, देश में तनाव फैल रहा है, आप नहीं बोलेंगे। गाजा में कुछ हो रहा है, गाजा में कौन गजक खा रहा है और कौन रेवड़ी, इस पर आप तुरंत बाइट देंगे। फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, इस पर यह चिंता का विषय। आप फिलिस्तीन का झंडा नहीं का झोला टांग कर एक बड़ी नेत्री देश की, बड़े परिवार की बेटी है, लोकसभा आ सकती है, जिस पर लिखा है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। लेकिन भारत का एक बड़ा तबका सड़क पर है, आक्रोशित है, आपकी कुछ प्रतिक्रिया नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि मुंह में बताशा रख लिया है, बोलना ही नहीं चाहते। ये जो दोहरा चरित्र है ना, ये भारत के राजनीतिक वर्ग की आज की नहीं, अनादिकाल से समस्या चली आ रही है। सीधी लाइन, आप ये समझ लीजिए कि आजादी के बाद से सीधी लाइन किसी बड़े विषय पर किसी ने ली थी तो अयोध्या पर भाजपा ने ली थी, पालमपुर अधिवेशन के जरिए से, और फिर वो उस पर डटी रही। ये भी है, उसने उसमें किंतु परंतु नहीं कहा कि नहीं मंदिर भी बन जाए, छोटा बन जाए, इधर गुरुद्वारा बन जाए, उधर चर्च भी बन जाए, इधर गुड्डू पान वाले की भी दुकान खुल जाए, उधर समोसा भी सिखाए ना। सीधी सपाट बात, गर्भगृह ही मूल स्थान है, वहीं राम लला का मंदिर बन का केंद्र होगा और मंदिर वहीं बनाएंगे। आप जनता के सामने अपनी बात तो सीधे कहो ताकि जनता तो जाने आप खड़े किस पाले में हो भाई। आप इधर की भी ताली बजा रहे हैं, उधर भी ताली बजा रहे हैं। एक वो हरिशंकर परसाई जी ने एक व्यंग लिखा था, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, तो उसमें था कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। क्या? तो वही सवाल है, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। सर, जैसा कि आपने कहा कि पहले इसमें SC/ST के लिए ये कानून था, अब OBC आ गया है, तो ऐसा है क्या कि ये इससे ऐसा संदेश जा रहा है कि जो जुल्म है वो सिर्फ सामान्य वर्ग के ही लोग करते हैं? क्योंकि ये भी नारे लगे हैं ब्राह्मण भारत छोड़ो ऐसे, और JNU में आए दिन हम देखते हैं कि पोस्टर्स लगते हैं कि ब्राह्मणों को लेके उनके खिलाफ। तो इस पर क्या सामान्य वर्ग के लोगों के लिए कुछ है कि अगर उनके साथ न्याय होता है तो अन्याय होता है तो वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ न्याय मांगेंगे? बिल्कुल ठीक बात आपने कही। सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक मुझे यही लगा कि एक लोकतांत्रिक देश में किसी समाज के किसी वर्ग को ये मानकर चला जाए कि भाई ये तो दूसरों को पर जाति करते हैं, जुल्म करते हैं। इससे ज़्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। नहीं। कानून दो तरह से पढ़ा जाता है, एक लेटर से और दूसरा स्पिरिट से। अंग्रेजी में सुना होगा लेटर एंड स्पिरिट बोलते हैं ना। इसका अर्थ है जो शब्द लिखे हैं उनसे और भाव से। स्पिरिट मतलब भाव। इसमें जो शब्द लिखे वो तो सबने पढ़ ही लिए। जो भाव है, जो लिखा नहीं जाता लेकिन एप्लीकेबल होता है, वो भाव वो है, ये है कि इस नियम को बनाने वाले मानते हैं कि जुल्म जाति तो सवर्ण ही करेंगे। क्या? इसलिए प्रोटेक्शन लेयर केवल 3 को मिलेगी, SC, ST एंड OBC। अब बचा कौन इसके बाद? स्वाभाविक सवर्ण ही बचा, और तो कोई बचा नहीं, सवर्ण ही बचा। तो सवर्ण को आपने मान लिया कि भाई यही मारपीट करेंगे सबसे। ये चीज खराब है। कैसे मान सकते हैं आप? इसके लिए आंकड़े कहाँ हैं?
और आंकड़े हो भी तो भी क्या आप किसी एक वर्ग को अपराधी करार देंगे? जब अंग्रेजों ने ये दुष्टता की थी कि उसने कुछ जातियों को गजट में नोटिफाइड कर दिया था और कहा था ये आपराधिक किस्म की जातियां हैं। क्या कहा था? ये आपराधिक किस्म की जातियां हैं। हम देश आजाद हुआ, हमने सबसे पहले उन नोटिफिकेशंस में आग लगाई। क्या आप पूरी जात को अपराधी कैसे कह दोगे? मैं उन जातों का नाम यहां नहीं लूंगा, मुझे स्मरण है क्या, जिनके लिए अंग्रेजी लिख गए थे, क्योंकि उन्होंने कभी अंग्रेजों को पकड़ के मारा पीटा होगा। दुष्ट थे ही अंग्रेज, जाति की होगी, वो शक्तिशाली लोग थे, पटक के कूट दिया तो कलेक्टर साहब ने लिख दिया, बोला ना ये जात तो बवाली है। वैसे ही स्थिति फिर पैदा हो रही है कि सवर्ण बवाली है। इस स्थिति को देश में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। केवल कोई ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत ही नहीं थी, दिमाग लगाने की, किसी छात्र के साथ भेदभाव न हो, ऐसा कानून हो जाता, क्या दिक्कत? SC ST ऑलरेडी एक बड़े कानून से कवर्ड हैं, आच्छादित हैं। उनके विरुद्ध कहीं भेदभाव होगा तो उसके लिए तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था है ना उनके संरक्षण के लिए। और एक बात आपको बताऊं कि इस मौसम में शायद बुरी लगेगी, लेकिन तथ्य तो तथ्य है। SC ST एक्ट जिसको हम बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है वो। मुझे एक मित्र ने आज आंकड़ा बताया, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन वो योग्य व्यक्ति है तो ठीक है बताया। उन्होंने कहा इसमें कन्विक्शन रेट, यानी जो मुकदमा दर्ज कराया गया SC ST एक्ट में, उस मुकदमे में दोष सिद्धि, क्या, जिसे आपने कहा कि मृत्युंजय ने हमको जाति के आधार पर गाली दी और हमको SC ST हैं, मुकदमा हो गया। तो मुकदमे के निर्णय में मृत्युंजय दोषी पाए गए कि नहीं, ये जो दोष सिद्धि का आंकड़ा है, प्रतिशत है, वो केवल 8 है भारत में। कितना? 100 में 8, यानी 92 फर्जी। 100 में 8 को दोषी माना अदालत ने, और मुकदमा कितनों के खिलाफ हो गया? 100 के खिलाफ। ये स्थिति समाज को जोड़ने नहीं तोड़ने की है, ये ध्यान रखें। आपने ऑक्सफोर्ड की भी बात की सर, और जातिगत जिस तरीके से भेदभाव कहा, दलील तो ये थी कि भाई सामाजिक सद्भाव बढ़ेगा, सामाजिक समानता बढ़ेगी और सुरक्षा भी होगी। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो क्या आने वाले समय में फिर तो ऐसा हो जाएगा कि हर जाति की यूनिवर्सिटी बनानी पड़ेगी अलग अलग, उसके लिए अलग विश्वविद्यालय होंगे, क्योंकि जहाँ पर भाई एक जाति के होंगे वहाँ कोई जातिगत हो सकता है उनके साथ भी भेदभाव ना हो, तो ऐसे हालात बन जाएंगे। और कल को यही विदेश में होने लगा, ऑक्सफोर्ड वाले भी कहने लगे कि भाई हमारे देश के लोगों के लिए ये अलग कानून रहेगा, इंडिया से जो आएंगे या दूसरी कंट्री से जो आएंगे उनके लिए एक अलग कानून होगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ऐसे हालात में। तो मैं वही कह रहा हूँ, बड़ा अच्छा सवाल है। आज ये सवाल थोड़ा हास्य के पुट वाला सवाल लग सकता है, लेकिन जिस दिशा में हम जा रहे हैं वहाँ ऐसी भी मांग आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप किसी को दीवार से लगा देंगे ढकेल कर, और उसको लगेगा कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, तो फिर उसको जो समझ में आएगा वो करेगा। मान लीजिए, ठीक बात कह रहे हैं, मान लीजिए ऐसा हो जाए कि सवर्ण कहें कि भाई इस कॉलेज अलग कर लो, झगड़ा ही नहीं ना, उधर हम जाए ना, जैसे गर्ल्स कॉलेज बना ना, बोले भाई आप गर्ल्स को भी परेशानी नहीं हो और पुरुषों को भी, छात्रों को भी परेशानी नहीं हो, कोई किसी छेड़खानी का आरोप ना लगा पाए। बोले तुम्हारा कॉलेज अलग, तुम्हारा कॉलेज अलग, दोनों में 3 किलोमीटर का फासला, आप इतनी दूर तो छेड़ नहीं सकते। मान लीजिए ऐसी स्थिति आ गई, जाति के कोई आधार पर, वर्ग के ही आधार पर आ गई कि भाई SC ST OBC के लिए 15 यूनिवर्सिटी और 5 सवर्ण के लिए, तब क्या करिएगा? क्या भारत सरकार ऐसी यूनिवर्सिटीज को मान्यता देगी? मैं फिर कह रहा हूं, यूनिवर्सिटीज को विचार विमर्श का, संवाद का, बहस का केंद्र बने रहने दीजिए। उसी में उनकी जान है, वही उनकी प्राण ऊर्जा है। आप सोचिए कि एक छात्र दक्षिणपंथी विचारधारा का है, दूसरा वामपंथी विचारधारा का है, उनमें चर्चा होनी चाहिए, वैचारिक तौर पर 2-2 हाथ होने चाहिए।
यहाँ तो डर होगा कि नहीं नहीं भैया इस बहस करने से पहले जात देख लो, ऐसा ना हो कि अभी यहाँ बहस खत्म करे, चाय पीते पीते उधर रिपोर्ट लगा दे ना। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र फिर तो आपने अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म कर दी। बच्चों का, स्टूडेंट्स का की पर्सनैलिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी। ये कोई आर्मी की ट्रेनिंग थोड़ी ना है यूनिवर्सिटी कि दाएं चल बाएं मोड़, नहीं जो भाई। अगर उनको कल का नेता बनना है तो ट्रेनिंग भी वहीं से होगी ना। समाज को नेतृत्व देना है, राजनीति को नेतृत्व देना है, प्रशासन में जाना है, तो भी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो वहां होता है ना। मैंने अपना उदाहरण दिया, जब मैं फर्रुखाबाद जैसे छोटे शहर से निकलकर यहाँ IIMC आया तो मेरा विजन बदला, मेरे दृष्टिकोण को विस्तार मिला। चर्चा से परिचर्चा से देश भर के लोग थे, अलग अलग पृष्ठभूमियों को ले लोग थे, और उस समय तो वहाँ डिफरेंट कोर्सेज में 13 अलग अलग देशों के साथी भी पढ़ते थे लोग। उनके सबके साथ सहमति और असहमति के उनसे चक्रवातों से गुजरते हुए एक अच्छा वो माइंडसेट मिला मुझे। आप इसको ही बंद कर देना चाहते हैं कि चुपचाप आओ और चुपचाप 3 साल पढ़ो, 4 साल पढ़ो, 5 साल पढ़ो, चुप निकल जाओ, बस पकड़ो, बोलो नहीं। ऐसा रह सकता क्या कोई? नहीं ना। फिर यूनिवर्सिटी के ऊपर इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ लेंगे घर से ही? फिर यूनिवर्सिटी में क्यों जाए? ये भी देखना पड़ेगा। सर, जैसे कि आपने कानून को लेकर कई बातें कही, ऐसा पहले भी हुआ है कि सरकार कहीं कानून लेकर आई है और जब बवाल उस पर देखने को मिला तो सरकार ने वो कानून वापस भी लिए हैं। क्या इस कानून को लेकर भी ऐसी कोई स्थिति बन सकती है क्या आगे? बन सकती है, लेकिन देखिए जो कृषि कानून था ना, उसमें और इसमें थोड़ा अंतर है। कृषि कानून वापस लिए गए तो उसमें सिर्फ यही बात थी कि किसान आपसे नाराज हो जाएगा अगर आप अड़े रहेंगे, तो वापस ले लिया, ठीक। कुएं और खाई वाली स्थिति नहीं थी उसमें, बस खाई वाली बात थी, कुएं की बात नहीं थी। क्या इस पे अड़े रहोगे तो खाई में गिर जाओगे, नहीं अड़े रहोगे तो सड़क पर सड़क पर रहोगे, क्या गिरोगे नहीं? समझ गए? इसमें जो मेरी बुद्धि कहती है वो कहती है कि कुएं और खाई का मसला आ गया, अब सड़क नहीं बची, सड़क तिरोहित हो गई। आप चुनिए कुआं या खाई। भारत में जो समाज और समाज से जुड़ी राजनीति है, एक क्षण के लिए मानिए कि सरकार ने इसको माइल्ड कर दिया, जो मांगे हैं उनको इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया, पूरा ना भी हटाया, लेकिन 3-4 चीज़ें हैं वो हो जाएंगी तो विरोध खत्म। और इसको माइल्ड करने के बाद पिछड़े वर्ग के लोग इसके विरोध में, SC ST इसके विरोध में उतर आए सड़क पर। तब एक कानून बना था, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। कानून क्या बना? सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, याद दिलाना ज़रूरी है कि SC ST के मामले में सीधी गिरफ्तारी नहीं होगी। उसने कहा था जांच करिए, मामला प्रामा फिसाई प्रथम दृष्टया ठीक लगे तब गिरफ्तारी होगी, एक बड़ा अधिकारी जांच करे। देश भर के दलित संगठन सड़क पर उतरे और उन्होंने हाय हाय कर दी सरकार की, मोए मोए कर दी। तो उसका नतीजा ये निकला कि तत्काल संसद का विशेष सत्र बुलाया और सरकार ने कहा नहीं तुरंत ही गिरफ्तारी होगी, रिपोर्ट आधी लिखी जाए उतने में तो गिरफ्तारी कर लो, 20 डिब्बे तलक मारो, ठीक। आपने पलट दिया। यहां ऐसी स्थिति क्यों नहीं? अगर वो दलित और पिछड़े फिर सड़क पर उतरे और फिर भारत बंद हुआ तो आपके हाथ पर तो फिर फूल जाएंगे, फिर आप कहोगे नहीं आप डबल और कड़ा कर दो, ठीक। वैसे ही अगर आप इस पर नहीं गए और यथास्थिति रखी तो देश के सवर्ण आपके खिलाफ हो जाएंगे, राजनीतिक तौर पर फिर वो आपको सबक सिखाना चाहेंगे। तो देखना ये है कि कम नुकसान और ज्यादा नुकसान। नुकसान तो हो गया, तराजू लेके देख लीजिए भाई इसमें 1.5 किलो है उसमें आधा किलो है, तो जो कम हो उस तरफ जाइए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि नुकसान ना हो। मेरी समझ कहती है सामाजिक
व्यवस्था को प्रभावित करने वाले मुद्दे बहुत डीप रूटेड होते हैं, वो बहुत अंदर तक जाके असर करते हैं। धरती में हजारों साल अंदर कंपन होता है मृत्युंजय, हजारों साल, तब एक बार विस्फोट होता है ज्वालामुखी का। ऐसा थोड़ा नहीं कि 5 मिनट में ज्वालामुखी बना और विस्फोट हो गया, ना, कई हजार साल का गुस्सा होता है धरती के अंदर जो फटता है। वैसे ही समाज है, समाज के भीतर भी बहुत लंबे समय तक चीज चलती रहती है, अब जब विस्फोट होता है तो फिर ध्वस्त हो जाता है। सर हमारे संविधान में आर्टिकल 15 कहता है कि प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, धर्म, रिलीज और कास्ट, किसी भी बेसिस पे अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो ठीक नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन तो इस कानून का कोई औचित्य बनता था मुझे, और लोगों का कहना है इस बात पे कि काफ़ी लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये ध्यान जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दे हैं, करप्शन हो गया, इकोनॉमिक फेलियर हो गया, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे लॉज एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं। तो क्या इसका औचित्य था, ज़रूरत थी इसकी? जो 15वां अनुच्छेद है वो कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, भाषा, इनके आधार पर राज्य यानी इस्टेब्लिशमेंट, सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी नागरिकों के बीच। लेकिन इसमें ये लोग रास्ता मालूम कहाँ से निकाल लेते हैं, एक पतली गली सरकारें ढूंढ लेती हैं। उसी संविधान भी रामचरितमानस जैसा है, वो जिसे मानस में एक जगह लिखा कि होइए सोई जो राम रच राखा, वही होगा जो प्रभु ने रच दिया, तय कर दिया। और एक जगह लिखा है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, क्या कर्म से ही सब कुछ होगा। अब आदमी कंफ्यूजन में घूम रहा है कि राम जी की माने कि कर्म की माने। तुलसी बाबा तो एक जगह ये लिख गए, एक जगह वो। वैसे संविधान अब 15 अनुच्छेद 15 माने, जिसका विषय आपने उल्लेख किया, या उसी संविधान में एक व्यवस्था है कि वंचित वर्ग को, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, वंचित वर्ग और अल्पसंख्यक और आदिवासी और इन सब की सुरक्षा, संरक्षा, इनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार समय समय पर कानूनी उपाय करेगी, तलाशेगी। अब ये गली से एक रास्ता हो गया, बोल मेन गेट बंद है, बोलो तुम पीछे से निकल जाओ। मेन गेट तो बंद है, 15वां अनुच्छेद मतलब मेन गेट पे ताला है कि कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन एक साइड से एक छोटी खिड़की को दरवाजा खोला हुआ, बोले बेटा इधर से निकल जाओ, उधर नहीं देखो, इधर निकल जाओ, चुपचाप मुंह ढको, इधर निकलो। तो यहाँ कन्फ्यूजन है। सरकारें कहती कि भाई ये तो हमारी जिम्मेदारी है, संविधान ने हमको जिम्मेदारी दी है कि जो वंचित है उसको विकास की मुख्य धारा में, वो सरकार तो यही कहेगी ना कि विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए। और फिर ये कमेटी क्या है? कमेटी है समानता संवर्धन समिति। संवर्धन का अर्थ है बढ़ाना, सरल भाषा में अर्थ है उसका बढ़ाना, समानता को बढ़ाने के लिए कमेटी, यही ना। अब उनसे मान लीजिए कि तुम पूछो जाके सरकार चलाने वालों से कि भाई ये आर्टिकल 15 का उल्लंघन है, वो कहेंगे नहीं बच्चा, उल्लंघन नहीं है। संविधान कहता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, असमानता नहीं होनी चाहिए। असमानता को दूर करने के लिए तो कमेटी बनाई है, संवर्धन के लिए। अभी समानता कमजोर है, उसको थोड़ा खिला पिला के, बॉर्नवीटा पिला के और मजबूत करना समानता को। विटामिन डी की कमी है, इसको धूप में बैठाएंगे। तो विद्वान लोग हर चीज को सीधे न सही खींचतान के संविधान के दायरे में ले जाते हैं। संविधान तो एक बड़ा तंबू है, जो सरकारें चलाते हैं, जो लोग राजनीति करते हैं, वो उस तंबू के नीचे जिसको चाहते हैं उसको खड़ा कर देते हो, कह देते हैं संवैधानिक है व्यवस्था। सर जैसे अभी चुनाव आने वाले हैं कुछ राज्यों में, तो ऐसा एक माना जाता है कि जो स्वर्ण है वो बीजेपी के समर्थन में रहते हैं कुछ, तो क्या ऐसा रहेगा कि चुनावों में इसका असर देखने को मिलेगा? क्या बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है? भाई क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि डेंट लगेगा। कितना लगेगा, कैसे लगेगा, वो तो भविष्य की बात है, बट डेंट लगेगा। वो है ना, टूटे से फिर ना जुरे गांठ पड़ जाए, क्या रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए,
टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, रहीमदास जी लिख गए। अब चीजें सुधर भी जाएं, फिर भी मन तो खट्टा हो गया ना। आप ओबीसीज और सवर्णों को कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में कुश्ती के लिए भेज तैयार कर रहे हैं क्या? ये खतरनाक चीज है। ये चुनाव से आगे की चीज है। चुनाव में मेरी बहुत रुचि नहीं, किसको फायदा हो किसको नुकसान हो। भाई देश महत्वपूर्ण है। चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, नेता यानी कितने आए और कितने चले गए। देश महत्वपूर्ण है। चुनावी जय पराजय छोटी चीज है। एक्स नहीं वाई हो जाएगा, वाई नहीं जेड हो जाएगा। शो मस्ट गो ऑन है, कोई दिक्कत तो नहीं। भारत में चुनाव भी समय पर होता है, सत्ता हस्तांतरण भी आराम से हो जाता है। कभी इनके रास्ते लक हो गया, कभी उनका रास्ते लक हो गया। मूल प्रश्न है कि भारत का समाज एक रह पाएगा या नहीं। ये आपने दूध में नींबू डालने का काम कर दिया। अब ये दूध नहीं हो सकता। आप ज़्यादा कलाकार हैं, ज़्यादा योग्य हैं, तो आप इससे पनीर बना लीजिए, और पनीर बना के मटर पनीर बना लीजिए या छेना बना लीजिए, रसगुल्ला। ये तो हो सकता है। लेकिन कोई माई का लाल अब दूध में नींबू डालने के बाद उसको दूध के रूप में वापस नहीं ला सकता। दूध तो फट गया। अब देखें, इससे छेना बनता है, रसगुल्ला बनता है, मटर पनीर बनता है, पुलाव बनता है, ईश्वर जाने। लेकिन दूध फट गया, ये दिख रहा है। इस संग्राम में तमाम सवाल हैं, लेकिन उसमें एक और जो दर्द है सवर्ण का और जनरल कास्ट वालों का, उनका ये है कि जी आपने बना लिया नियम, आगे सारी चीज़ें होंगी। एक कमेटी आपने कह दिया कि एक इक्विटी कमेटी बनेगी, 8 लोग होंगे, 5 उसमें अलग अलग SC ST OBC वाले होंगे। आपने उसमें फिर एक विकलांग को भी शामिल कर लिया, एक महिला को शामिल कर लिया, और एक बाहर से एक आदमी जो आपका मेयर भी हो सकता है, कोई छात्र नेता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो कह रहे हैं कि इसी में डाल देते कि एक जनरल कास्ट का या जनरल सवर्ण का कोई एक ऐसा प्रतिनिधि होता कि उनकी बात भी सुन लेता कम से कम। तो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि जिस वर्ग का मसला है उस वर्ग का व्यक्ति का प्रतिनिधित्व तो उस वर्ग का उस कमेटी में, निर्णायक कमेटी में होना चाहिए। विषय ये नहीं कि वो महिला भी सवर्ण हो सकती है, विकलांग भी सवर्ण हो सकता है, ये थितरई है। आपने जैसे SC ST OBC को अनिवार्य किया है ना, ऐसे अनिवार्य करिए। महिला मान लीजिए है नहीं है, वो भी OBC हो गई, निकली तब, और विकलांग SC है, और मेयर ST है, तब क्या होगा? तब तो उस कंपोजिशन ही बदल गया कमेटी का पूरा। उसमें मैंडेटरी करिए कि एक मेंबर नॉन रिजर्वेशन वाले सेगमेंट से होगा समाज के। क्या दिक्कत है? सब लोग इसी देश की संतान हैं। आप उनमें भेदभाव क्यों करना चाहते हैं? किसे करना चाहते हैं? और सारे जो लोग वंचित हैं, जो लोग विकास की मुख्य धारा से दूर हैं, वो लोग विकास की मुख्य धारा में आए, सब चाहते हैं। लेकिन ऐसा भी ना हो कि देश के नौजवान जो सवर्ण वर्ग से हैं वो एक सवाल खड़ा करने लगे कि सवर्ण के घर में जन्म लेना कोई गुनाह है क्या? ऐसा भी नहीं हो, उनके अंदर ये फीलिंग भी नहीं आए, इतना तो देखना होगा जी। इस संग्राम में जितने भी सवाल थे, हमारे दर्शकों को उनका जवाब मिला होगा। अब ये लड़ाई सड़क, सोशल मीडिया, सियासी गलियारों के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए अब आप जुड़े रहिए राष्ट्रवाणी न्यूज़ चैनल के साथ।